अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। बेसिकली सेल्फ इंडक्शन किसकी टाइप है? इंडक्टेंस की। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टेंस एक ऐसे मटेरियल को, ऐसे कंडक्टर को या कॉइल को कहते हैं जो कि रेजिस्ट करे चेंज इन करंट, यानी कि करंट के अंदर चेंज लेकर आए। ऐसे मटेरियल को हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। उनसे इंडक्टेंस की दो टाइप थी, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ से पता ही चल रहा है कि सेल्फ मतलब कहते हैं खुद से जो इंडक्ट करवाएगा, उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिनोमिनन इन विच चेंजिंग ऑफ करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेल्फ इंडक्शन। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करवाते हैं जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है इन इटसेल्फ, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम लोग एक कॉइल लेंगे, उसके अंदर करंट को चेंज करवाएंगे, करंट के चेंज करवाने से क्या हुआ, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई उसी कॉइल में, तो वो सेल्फ इंडक्शन है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अगर आप अब इसकी डायग्राम देखें तो उसके अंदर आपको एक कॉइल नजर आ रहा है। ये कॉइल हम लोग कोई भी कॉइल, ऐसे मटेरियल कोई भी लेंगे जिसके अंदर हमारे पास करंट इजीली पास हो सके। कॉइल हम लोगों ने ले लिया, कोई भी हम कॉइल ले सकते हैं, कंडक्टर ले सकते हैं। ये आपको सोलिनॉइड की डायरेक्शन शो करवाई गई है, यानी कि ये सोलिनॉइड उसके इर्द गिर्द लपेटा गया और इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, डाउनवर्ड की तरफ आपको दिखाई दे रही है। और ये जो है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर होकर यहाँ से निकल रही हैं। ये हमारे पास किसको शो करवा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तभी पास होती है जब उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पाया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली कहते हैं उसको है कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही होती है। अच्छा, अब इस कॉइल के अंदर हमारे पास इर्द गिर्द सोलिनॉइड भी लपेटा गया था और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी। अब अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपके पास नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ से करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहाँ पर आई किसको शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को, जो कि डाउनवर्ड है। यहाँ पर आपका एक स्विच एस कनेक्टेड है करंट के साथ ताकि वो करंट को फ्लो करवा सके। यहाँ पर आपकी बैटरी अटैच की गई है। बैटरी के जो हमारे पास लो टर्मिनल है, स्मॉल टर्मिनल को नेगेटिव के साथ अटैच किया गया और बिग टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ अटैच किया गया। उसी बैटरी के साथ आगे रियोस्टेट इसलिए अटैच किया गया है ताकि वो रेजिस्टेंस को चेंज कर सके। और रेजिस्टेंस को चेंज करने से क्या होता है, करंट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद करंट की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ से होता हुआ करंट स्विच में से गुजरेगा, स्विच के बाद बैटरी से बाद रियोस्टेट से रेजिस्टेंस में चेंज करेगी और उसके बाद करंट अपवर्ड मूव कर दिया, यानी कि जो हमारा करंट था वो इस डायरेक्शन से मूव होता हुआ पहले स्विच में गया, स्विच के बाद बैटरी से रियोस्टेट से होता हुआ दोबारा से उसी सोलिनॉइड के अंदर चला गया। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन थी जो पहले इस तरह से डाउनवर्ड जा रही थी, फिर इस तरह हुई और अब दोबारा से अपवर्ड हो गई, यानी कि इसी कॉइल में हो गई। तो ये वाली हमारी बड़ी डायग्राम थी जिसमें हमने कॉइल ली और मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाई और ये तीनों चीजें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन में हुआ था, इसके अंदर ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ इंड्यूस कराने का तरीका हम लोग वो देख लेते हैं। ईएमएफ इसमें इस तरह से इंड्यूस होगी, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर क्या करेंगे, करंट को चेंज करेंगे। करंट को चेंज किस तरह किया जा सकता है, ये जो यहाँ पर आपको रियोस्टेट लगा हुआ नजर आ रहा है, रियोस्टेट के अंदर रेजिस्टेंस होती है। रियोस्टेट की वजह से आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, पहले जो करंट इस तरह से आ रहा था, अब इसकी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो रेजिस्टेंस के चेंज करने से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। रेजिस्टेंस के चेंज करने से आपका करंट भी चेंज हो गया और करंट के चेंज होने से क्या हुआ, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसके अंदर से जो पास हो रही थी वो भी चेंज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हुआ, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई। तो यही तो हमारी डेफिनेशन कह रही थी। डेफिनेशन में यही था कि करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो यही बात हो रही है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज हुआ और करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजिंग आती है तो उसकी वजह से क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस से करंट चेंज, करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई। अब हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। वो इसके मैथमेटिकल पोर्शन में देखें तो आपको नजर आ रहा है एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अब ये एन फाई कहां से आया, आपने इस डायग्राम में ये देखा था कि आपने करंट की वजह से किस में चेंजिंग लेके आए, फ्लक्स में। और फ्लक्स हमारा क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया। तो जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। ये बात तो हमें पता ही है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जितनी फील्ड लाइन पास हो रही होती है उस एरिया के अंदर से, वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो सपोज बात कर लें कि आपके पास एक फ्लक्स था। जब आप सिंगल फ्लक्स की बात करते हैं तो आप लोग सिंपली फाई की बात करते हैं, लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे एन नंबर ऑफ लूप फाई की, तो इसको अगर आप एन लूप्स के लिए बात करेंगे तो आप इस वाले फाई को आप लिख सकते हैं एन फाई
अब एन फाई आ गया। अब ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी कि वो बी डॉट ए के बराबर होता है। बी डॉट ए हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप ये सिंगल लूप के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया है फॉर सिंगल लूप के लिए किया। अब अगर आप बात करना चाहते हैं यहाँ पे एन लूप्स के लिए, तो आप लोग इस सिंपली फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, एन फाई। अब ये एन फाई किसके बराबर होगा, एन फाई को आपको बराबर, एन फाई जो होता है ना बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होता है बी के। बी हमारे पास क्या होता है, जो हमारी ये सिंगल फाई की वैल्यू क्या थी, सिंगल फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ गई बी डॉट ए। बी डॉट ए क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, जिसमें आप इसमें से देख रहे थे। अब हम बात करने लगे एन लूप्स की। जब आप एन लूप्स की बात करेंगे तो आप लोग फाई के साथ क्या लगा देंगे, एन और फाई। अब हमारे पास एन फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है बी। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एन म्यू नोड एंड आई। इसके अंदर एन उसमें होते हैं नंबर ऑफ लूप्स, म्यू नोड एज अ कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रिलेटिव परम्यूटिविटी भी कहते हैं, और आई हमारे पास करंट होता है। ये दोनों को अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले तो बी किसके बराबर आ गया, आई के। तो जहां पर बी लिखा हुआ है कि आप बी को कह सकते हैं कि बी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर हम लोग क्या इस बात की जगह ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एन फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आई के। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से डिराइव हुआ कि जो एन ऑफ फाई है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ लूप, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आई यानी कि करंट के। अब आपको पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आप लोग यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एल इसमें क्या है, हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एल क्यों हमने यूज किया, क्योंकि जो सेल्फ इंडक्शन होता है जो हमारे टॉपिक का नाम है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ के लिए हम लोग एल यूज करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने कल म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस किया था तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग एम से शो करते थे, इसी तरह सेल्फ इंडक्शन को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो अंदर यहाँ पर एल लिया है, एल इसके अंदर हम लोगों ने एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम लोगों ने डायरेक्टली साइन को जगह पुट किया तो आपको इज इक्वल के बाद एल फाई आ गया। तो आपके पास आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एन नंबर ऑफ लूप्स, एन फाई क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, एल हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जो हम लोगों ने खुद पुट किया, और आई हमारे पास करंट आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्राडेज लॉ। फ्राडेज लॉ का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फ्राडे लॉ का फॉर्मूला यही होता है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ एन लूप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अ कोइल। यानी कि जो ईएमएफ होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के नेगेटिव एन लूप्स के बराबर होती है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया ई इज इक्वल टू माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने लगे। रीअरेंज हम इस तरह से करेंगे, जो इसके अंदर डेल्टा साइन था, डेल्टा साइन बेसिकली किसको शो करता है, चेंज को। तो हम लोग बात ही यहाँ पे यही कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डेल्टा साइन है उसको हम लोगों ने बाहर लिख लिया, और जो एन एज अ कांस्टेंट था उसको हम लोगों ने फाई के साथ मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया। इसको लिख दिया ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा इंटू एन फाई ओवर डेल्टा टी। अब आपने ऊपर वैल्यू निकाली थी एन फाई की। इस इक्वेशन में एन फाई किसके बराबर था, एल आई के। तो जहां पर आपने एन फाई लिखा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एल आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट इक्वेशन में आपके पास माइनस साइन एज इट इज, डेल्टा का साइन एज इट इज, जहां पर एन फाई लिखा हुआ था वहां पर आपने क्या पुट कर दिया, एल आई ओवर में डेल्टा टी एज इट इज। तो आपने इस इक्वेशन को 3 नंबर का नाम दे दिया, यानी कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किसके बराबर आ गई, माइनस डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो गया, एल जो है वो बाहर आ गया, यानी कि एल आपने एज अ कांस्टेंट पुट किया था ना। एल हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो हम लोगों ने एल को बाहर लिख लिया, ई और एल। ई हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसके अंदर छोटा सा एल लिखा हुआ है। एल किसको शो कर रहा है कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये कौन सी वाली ईएमएफ है, जो सेल्फ हुई है यानी कि खुद से हुई है। तो सेल्फ इंडक्शन को शो करने के लिए एल का लगाया गया है। तो ई एल इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, एल एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। तो ये जो डेल्टा का साइन था इसको हमने आई के साथ लिख दिया, तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन आई है, हमारे पास सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन आई है। और यही इक्वेशन वो इक्वेशन है जो हमारी डेफिनेशन को प्रूव करी है। हमारी डेफिनेशन भी यही थी कि ऐसा फिनोमिना जो कि करंट के अंदर चेंज लाए और वो ईएमएफ को इंड्यूस करे उसी कॉइल के अंदर। तो यही बात हमारी ये प्रूव कर रही है कि अगर आप देखें हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर आ गई, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर आ गई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, यानी कि करंट को चेंज करने से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। और नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर ये शो करवा रहा है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उसको नेगेटिव लगाकर शो करवाया जाता है। और एल हमारे
हमारे पास इसमें क्या आ गया, सेल्फ इंडक्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब अगर आप इसी इक्वेशन से एल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, एल इसमें हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो एल को फाइंड अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इस इक्वेशन में देखें कि एल के साथ जो हमारे पास डेल्टा आई और डेल्टा टी था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, एज अ प्रोडक्ट था। एल के साथ जो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी जो था मल्टीप्लाई होता है। अब अगर यहाँ से एल की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं तो ये जो चीज मल्टीप्लाई होती है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपके पास नेक्स्ट एल का फॉर्मूला आ गया, एल इज इक्वल टू ई एल ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी कि जो एल का फॉर्मूला आ गया वो किसके बराबर आ गया, ई एल क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि सेल्फ है, एल किसको शो कर है कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकली है, ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी कि ये दो चीजों के दरमियान रेशियो निकल आई, किस किस के दरमियान, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के दरमियान और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। इससे हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कि किसकी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि किसकी होगी, यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला आ गया जो कि किसके बराबर था, एल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था इसलिए इसको हमने सेल्फ इंडक्शन का नाम दिया। तो एल किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि ये रेशियो बन गई ईएमएफ के दरमियान और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। यही बात को डिफाइन कर रहा है कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो रेशियो है दो चीजों के दरमियान। पहली चीज क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि किसी भी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुई है और वो कहां तक जा रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, यानी कि उसी कॉइल के अंदर करंट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसी रेशियो जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, ईएमएफ भी इंड्यूस हुई हो उसी कॉइल के दरमियान और उसी कॉइल के अंदर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी हो रहा हो, तो वो किसके बराबर आ जाती है, सेल्फ इंडक्शन के बराबर, एल के बराबर आ जाती है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास एल है वो किसके बराबर आ गया, रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग इसका यूनिट देखें, एल का यूनिट हम लोगों ने निकालने जा रहे हैं। ई हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का यूनिट जानते हैं क्या होता है, वोल्ट। आई का यूनिट आप जानते हैं एम्पेयर होता है। टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड, यानी कि एम्पेयर पर सेकंड हो गया आई ओवर टी का यूनिट। तो जब आप आई ओवर एस को, एस हमारे पास मल्टीप्लाई होकर एस के वी के साथ आ जाएगा और ए हमारे पास नीचे ओवर में रहेगा। तो ए को भी जब हम ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो ए के ऊपर नीचे +1 था, तो जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर में -1 आ जाएगा। तो आपके पास जो सेल्फ इंडक्शन था उसका यूनिट किसके बराबर आ गया, यहाँ पर आप किसकी फाइंड कर रहे हैं, एल का यूनिट आप निकालना चाह रहे हैं। तो जो आपके पास सेल्फ इंडक्शन यानी कि एल का यूनिट है वो किसके बराबर आ गया, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। जिस तरह हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था कि जो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर होता है उसको हम लोग हेनरी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो सेल्फ इंडक्शन का यूनिट आ गया वो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर भी होता है और वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर किसके बराबर होता है, हेनरी के। तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का यूनिट भी हेनरी आ गया। अब हम हेनरी की डिफाइन देख लेते हैं, हेनरी क्या होता है। The self induction of coil is said to be 1 Henry if current changes at the rate of change of ampere per second through it, which causes an induced EMF 1 volt in the same coil। वो कहते हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन यानी कि L होती है किसी भी कोयल की, वो 1 हेनरी तब कहलाती है जब उसके अंदर जो करंट चेंज हो रहा होता है, यानी कि जो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है, जो करंट चेंज हो रहा होता है एट द रेट ऑफ, करंट चेंज किसके ऊपर होता है, यानी कि जो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी किसके बराबर आ जाता है, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ये देखें, आई का फॉर्मूला ए और एस का यूनिट एस। आई का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर, और टी का यूनिट क्या है, एस। वो कहते हैं कि सेल्फ इंडक्शन जो होती है कोयल की यानी कि एल जो होता है वो हेनरी तब कहलाता है अगर इफ करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ, यानी कि जब जो हमारे पास डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है वो किसके बराबर आ जाए, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, यानी कि करंट एम्पेयर के बराबर आ जाए और जो नीचे हमारे पास टी होता है वो किसके बराबर आ जाए, सेकंड के बराबर आ जाए, थ्रू इट विच कॉजेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है, यानी कि करंट के चेंज होने से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है और वो किसके बराबर होती है, 1 वोल्ट के, इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल के अंदर, तो तब वो हेनरी कहलाता है। तो इस तरह से हमारी इसी यूनिट से हम लोगों ने हेनरी की डेफिनेशन बना ली कि सेल्फ इंडक्शन हेनरी तब कहलाएगा जब जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड के बराबर हो जाए और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उसी कॉइल के अंदर वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाए, तो तब वो एल यानी कि सेल्फ इंडक्शन का यूनिट हमारे पास हेनरी के बराबर आ जाएगा। अब जो हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला था वो हमारे पास क्या था,
ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ई एल इसमें बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था। एल साइन किसको शो करवा रहा है कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ था, वो नेगेटिव था या इक्वल है नेगेटिव ऑफ एल। एल इसके अंदर हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हमने सेल्फ इंडक्शन का नाम दिया। डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर नेगेटिव साइन हमें ये शो करवा रहा है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आई है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जब कोई चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है उसके अपोजिंग इफेक्ट को शो करवा रही होती है तब हम लोग वहां पे नेगेटिव साइन का शो करवाते हैं। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिंग इफेक्ट को शो करवा रहे हैं। और ये अपोजिंग इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ की वजह से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। इस वजह से ये जो हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाली है इसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होती है उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं क्या हम उसे बैक ईएमएफ कह सकते हैं? तो इसका आंसर यस है। अगर आपके पास पूछा जाए कि सेल्फ इंडक्शन के अंदर जो ईएमएफ होती है वो बैक ईएमएफ क्यों कहलाती है, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ होती है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, इसलिए उसमें नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होता है। और नेगेटिव साइन जो होता है अपोजिंग इफेक्ट को शो करता है, ये क्योंकि लेंजिस लॉ की वजह होता है। ड्यू टू लेंजिस लॉ की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होता है, इसलिए हम लोग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला भी निकाल लिया, उसकी डेफिनेशन भी जान ली, उसके बाद उसका यूनिट भी डिराइव कर लिया और यूनिट की हेनरी की डेफिनेशन भी देख ली। और यहाँ पर हमने एंड पे देखा कि सेल्फ इंडक्शन को हम लोग बैक ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है सेल्फ इंडक्शन का। आई होप यू विल लाइक वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।